हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक एमए थर्ड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम सॉल्यूशन 2024 का पेपर है। और ये पेपर पराशर ज्योतिष का है। 3 घंटे 70 मिनट का ये पेपर। पेपर की शुरुआत में नोट में दिया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी के अंक समान हैं। पहला प्रश्न है सिद्धांत मौपनिषदम। ये एक श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ बताना है। दूसरा विंशोत्तरी दशा से। तीसरे में टिप्पणी देनी है पराशर मत से ग्रहों की दृष्टियों के बारे में है, ऋतुओं के बारे में, भचक्र और अयन के बारे में। चौथा क्वेश्चन है त्रिकोणेशु की नित्य सुविधा पर प्रकाश डालना है। पांचवें में द्वितीय व द्वादश, द्वितीय भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के शुभाशुभत्व का विवेचन करना है। छठवां प्रश्न है मार्केस से आप क्या समझते हैं। सातवें में फिर से एक श्लोक दिया गया है, उसकी हिंदी व्याख्या है। आठवें में केंद्राधिपत्य दोष के बारे में पूछा है। नवें में ग्रहों के चतुर्विध संबंध क्या होते हैं। 10वां यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ग्रह हो तो वह क्या योग कारक होगा, और अगर होगा तो उसका उदाहरण देके विवेचना करनी है। कुल 10 प्रश्न आएंगे जिसमें से 5 आपको करने हैं। 70 नंबर का है तो 14 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ। अब चलिए इन प्रश्नों का सलूशन देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत मौपनिषदम शुद्धांतम परमेश्वरिणा षोड़ाधरम महा किंचित दीड़ा घर्मवास्म है। इसका उत्तर है कि यह श्रुतियों का सिद्धांत है। प्रजापति का शुद्ध अंतःपुर बिंब फल के समान लाल अधर वाले और वीणा धारण करने वाली किसी तेज की मैं आराधना करता हूं। तो ये सिद्धांत मौपनिषदम शुद्धांतम पर मैंने इसने का ये मतलब है कि ये श्रुतियों का सिद्धांत, क्योंकि उस समय किताब कापी पेन कागज ऐसा कुछ नहीं था, तो इसमें गुरुजन शिष्यों के सामने बैठ के श्लोक बोलते थे और उसको सुनने से, श्रवण करने से ये सिद्धांत आगे की जनरेशन में पास होता है। अब इस पे किन देवी की कृपा से ऐसा हो रहा है, उनकी आराधना की गई है कि लाल अधर वाली और वीणा धारण करने वाली तेज का मैं आराधना करता हूं। तात्पर्य यह है कि ग्रंथकार सरस्वती देवी की उपासना करने के लिए कह रहे हैं कि वह वेदांतों का सिद्धांत है, ब्रह्मा की गृहिणी है, उनका अधर अत्यंत लाल वर्ण का है और वीणा धारण किया हुआ है। इससे उनकी आराधना मंगल हो, अर्थात मैं उनकी आराधना करता हूं जिससे कि ये ग्रंथ पूर्ण हो और मंगल हो। द्वितीय प्रश्न है विंशोत्तरी दशा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो विंशोत्तरी दशा क्या होती है इसके बारे में। नक्षत्र दशा पद्धति में विंशोत्तरी दशा, क्योंकि इसमें और भी दशाएं होती हैं, उसमें विंशोत्तरी को बहुत महत्व दिया गया है। तो क्या होता है नक्षत्र दशा पद्धति में विंशोत्तरी। जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जातक का जन्म नक्षत्र होता है। इसी नक्षत्र से दशा का आरंभ होता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, उस स्वामी का दशामान निर्धारित वर्षों में। इसलिए जन्मकालीन नक्षत्र का जितना अंशात्मक भाग मान भोग लिया होगा, उस अनुपात से उसके स्वामी की भी दशा भोग चुकी होगी। शेष रही हुई दशा का आरंभ जन्मकालीन सौर वर्ष के सौर मास की तिथि से होता है। वह दशा समाप्त होने पर आगे के दूसरे नक्षत्र की दशा का प्रारंभ होता है। यहाँ यह बताया गया है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वो आपका जन्म नक्षत्र हुआ। अब उस नक्षत्र में जितने अंशात्मक मान पे बैठा है, तो वो अंशात्मक मान में जैसे 6 डिग्री पे बैठा है तो 6 डिग्री पिछले जन्म में बीत चुके हैं। अब 6 के आगे 6 डिग्री 1 मिनट या 6 डिग्री 1 सेकंड से शुरुआत होगी इस जन्म में। अर्थात उस नक्षत्र की जो ग्रह दशा चल रही है, उस हर नक्षत्र का अपना एक ग्रह स्वामी होता है, तो उस ग्रह का दशा वर्ष पिछले जन्म में कुछ बीत चुके हैं 6 डिग्री के बराबर, और आगे बीतने हैं बाकी बचे हुए। वहीं से जन्म से शुरुआत होती है, इसका यह मतलब। तो चंद्र नक्षत्र दशा कई प्रकार की हैं। इनमें विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशा प्रसिद्ध है। अष्टोत्तरी मत के अनुसार परम आयु 108 वर्ष मानी गई है। विंशोत्तरी मत के अनुसार 120 वर्ष तथा योगिनी दशा में 36 वर्ष की एक आवृत्ति होती है। अर्थात आवृत्ति का मतलब यहाँ क्या है, सारे ग्रह
सारे 9 ग्रह की आवृत्ति पूर्ण होती है, फिर से उस ग्रह का समय आ जाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी। वो विंशोत्तरी में 120 है, अष्टोत्तरी में 108 है और योगिनी में 36 वर्ष। विंशोत्तरी दशा में 27 नक्षत्रों के 9 ग्रह स्वामी हैं। यहां संपूर्ण नक्षत्रों की पूर्ण दशा 9 के 3 चक्रों में अर्थात 120 गुणे 3 बराबर 360 वर्ष की होती है। एक व्यक्ति के लिए फिर से वही समय आए, फिर से वही दशा वर्ष आए जहां से उसने जन्म के समय शुरुआत की थी, उसमें तो सिर्फ 120 वर्ष लगते हैं क्योंकि 9 ग्रह हैं। तो 9 की एक टेबल कंप्लीट होने में 120 वर्ष लगेंगे। पर वो 9 करके 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र है, क्योंकि अगले 9 में फिर से ग्रह तो वही होंगे, नक्षत्र बदल जाएंगे, फिर अगले 9 में ग्रह तो वही होंगे, नक्षत्र बदल जाएंगे। इस तरह की 3 श्रेणियों में 120 गुणे 3 360 वर्ष की होती है। अर्थात संपूर्ण नक्षत्र, ग्रहों के पूर्ण होने में तो 120 वर्ष लगते हैं, लेकिन संपूर्ण नक्षत्र के पूर्ण होने में विंशोत्तरी में 360 वर्ष लगते हैं और वह 3 आवृत्तियों में समाप्त होती है। प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी होता है। अपने नक्षत्र से 10वें नक्षत्र का फिर से वही स्वामी होता है। 9 नक्षत्रों की निर्धारित वर्ष कुल 120 वर्ष होते हैं और इन 120 वर्षों में से 9 ग्रहों की दशा की एक आवृत्ति पूर्ण होती है। इसका दशाक्रम निम्न है, ये हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिए हैं नक्षत्र 1 से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, 9 पूर्ण हुए। इसके बाद फिर से वापस ऊपर आए और 10 में से 18 तक गए, फिर 19 से 27 तक गए। तो 9 की 3 टेबल बनी। इस तरह से पहली वाली जो रो है, 9 के 3 कॉलम बने और पहली रो में अश्विनी, मघा, मूल, इनका एक ही स्वामी है केतु। इसकी दशा वर्ष है 7। सपोज किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के 6 डिग्री पे हुआ है तो केतु के दशा वर्ष में हुआ है, केतु की दशा वर्ष चलेगी। राशि का मान 30 डिग्री होता है पर नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो लगभग 6.5 डिग्री का मतलब हुआ, अगर 6.5 डिग्री या 6.75 डिग्री पे जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, तो इसका मतलब है केतु के 3.5 वर्ष पिछले जन्म में बीत चुके हैं, अगले 3.5 वर्ष अब इस जन्म से शुरुआत करेंगे और तब 3.5 वर्ष के बाद अगली दशा वर्ष शुक्र की लग जाएगी। ऐसा इसमें निकाला जाता है। तो इस तरह से पहली रो का मालिक केतु 7 वर्ष है, दूसरी रो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा का शुक्र, फिर इसी तरह से अगली रो में सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष और बुध 17 वर्ष। और इस तरह से पूरे 9 ग्रह का ये एक चरण पूर्ण हुआ। तो जब ग्रहों की बात करें तो ग्रहों का एक चरण पूर्ण होने में, जैसे केतु में जन्म हुआ तो वापस केतु आने में जोड़ लीजिए 7 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 7, 18, 16, 19 और 17, 120 वर्ष हो गए। वापस आप केतु पे आ गए। अब नक्षत्र पूर्ण होने में जब अश्विनी से आप आश्लेषा तक गए, 9वें नक्षत्र तक, तो 120 वर्ष पूर्ण हुए। फिर मघा से वापस आप ज्येष्ठा 18वें तक गए, फिर 120 वर्ष। और इसी तरह से तीसरे कॉलम को पूर्ण होने में 120, इसलिए 360। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ ग्रहों का ही महत्व है, क्योंकि नक्षत्र पूरा करने में 360 वर्ष कोई जीवित नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में 80 वर्ष, 85, 90 यही औसत आयु है। तो अपनी ग्रहों की भी पूर्ण दशा नहीं हो पाती, 120 वर्ष कोई रह नहीं पाता है कि वापस वो उसी आवृत्ति पे आ जाए जहां से उसने शुरुआत की। अब अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखनी है। पहला है पराशर मत में ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बात करना है, फिर ऋतुओं पे बताना है, फिर भचक्र के बारे में बताना, फिर आयन। तो पराशर मत में ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं, इसका एक श्लोक है, उसी से पराशर जी ने दिया था ये श्लोक और उसी से दृष्टियां पता चलती हैं। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादय विशेष त्रिदश त्रिकोण चतुष्टमान। यहाँ एक टेबल भी बनी हुई है, आप लोगों के आसानी के लिए हमने टेबल बना दी है, याद करना भी आसान है। राजा सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्र, रानी, फिर उनका युवराज बुध, फिर उनके मंत्री शुक्र, फिर उनका सेनापति मंगल, फिर उनके बड़े मंत्री गुरु और फिर दास शनि।
सूर्य की 7वीं दृष्टि एक ही दृष्टि है, चंद्र की 7वीं एक ही दृष्टि है, बुध की भी 7वीं एक ही दृष्टि है, शुक्र की भी 7वीं एक ही दृष्टि है। मंगल गुरु शनि की 3-3 दृष्टियां, क्योंकि ये पृथ्वी के बाद आते हैं। अगर सूर्य को केंद्र में रखें तो पृथ्वी के बाद मंगल गुरु शनि आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है। जब आप दूर से देखते हैं तो आप ज्यादा बड़े एरिया को देख सकते हैं। जैसे घर में अभी मैं लैपटॉप के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ लैपटॉप नजर आ रहा है, पर अगर छत पे खड़े होकर देखूं तो पूरा कॉलोनी में देख सकता हूं, और स्पेस से देखूं तो पूरी पृथ्वी नजर आएगी। उसी तरह से मंगल एक पृथ्वी से दूर ग्रह है, तो इसका व्यू एंगल काफी बड़ा है, इसलिए 7 के अलावा 4 और 8 भी देख लेता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी लैपटॉप, तो मेरे दाहिने हाथ में भी मैं देख सकता हूं, बाएं हाथ में भी। इसी तरह से ये ग्रह पृथ्वी की तरफ जब देख रहे हैं तो 180 डिग्री सामने अपने एकदम ठीक सामने देख ले रहे हैं। 7वीं दृष्टि उसे बोलते हैं, 180 प्लस जो भी अंशात्मक मान है। और अपने बगल में भी देख ले रहे हैं, वो है 4 दाहिने साइड में, और बाएं साइड में भी देख ले रहे हैं, क्योंकि दाहिनी तरफ से हम काउंटिंग करते हैं। जब 4 को देखा दाहिने में, फिर सामने देखा 7 में, और फिर बाएं साइड में देखा 8वें हाउस को। तो मंगल का ये हो गया। इसी तरह से गुरु का है, गुरु भी सामने देखता है 7वां, लेकिन ये मंगल से भी ज्यादा दूर है, इसलिए ये अपने दाहिने साइड में देखेगा 5वें, सामने 7, और फिर बाएं साइड में 9वें तक देख सकता है। क्योंकि ये ज्यादा दूर है इसलिए ज्यादा निकट तक 9वें तक देखेगा। सबसे ज्यादा दूर ग्रह शनि है, इसलिए अपने दाएं से ये शुरुआत करेगा तो 3 एकदम जस्ट 60 डिग्री दूर तक देख सकता है। 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरी राशि। तो 2 राशि के बाद, तो 2 राशि का मान 30-30-60 हुआ, तो 60 डिग्री के बाद जो होगा उसको देख लेगा पूरे हाउस, तीसरा। और फिर सामने 7वां देखने के बाद बाएं हाथ में 10वें हाउस तक देख सकता है, 10वें को पूर्ण दृष्टि मिलेगी। ठीक, इस तरह से याद किया जाता है, और यही इसका सिर्फ याद ही करने की ट्रिक नहीं है, यही इसकी सच्चाई है। तो चलिए देखते हैं श्लोक का मतलब। संपूर्ण ग्रह जिस स्थान में बैठे हों उससे सप्तम स्थान को देखते हैं। इनमें शनि तीसरे और 10वें, गुरु नवम व पंचम, और मंगल चतुर्थ अष्टम स्थानों को विशेष करके देखते हैं। स्पष्टीकरण इसका, ग्रह जिस स्थान पे होते हैं उस स्थान का फल तो वह देता ही है, पर जिस स्थान पर उसकी पूर्ण दृष्टि होती है उस स्थान का भी फल देता है। अर्थात ग्रहों का स्थान महात्म्य उतना ही है जितना दृष्टि महात्म्य है। पूर्ण दृष्टि का फल विशेषतः मिलता रहता है, अर्थात जिस स्थान पे ग्रह बैठा है उसका फल तो देगा ही, जहां पे पूर्ण दृष्टि है उनका भी पूर्ण फल देगा, क्योंकि दोनों का महत्व बराबर है। जो ग्रह सबसे ज्यादा दूर होता है उसका व्यू एंगल सबसे बड़ा होता है, अतः वह सामने की दृष्टि, सामने की राशि 180 डिग्री दूर या 7वीं दृष्टि के अलावा अपने दाहिनी तरफ 7वें से कम, 4-5-3 लिखा है, इसका मतलब है मंगल, फिर गुरु का 5वां और शनि का तीसरा हाउस देख सकता है। जो ज्यादा दूर वो ज्यादा पास तक देख सकता है, इसलिए शनि के केस में जस्ट तीसरा बताया। और अपने से बाएं अर्थात 7वें से ज्यादा फिर कहां देखेगा, 8 मंगल, फिर 9 गुरु, फिर 10 शनि, सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे पास। तो इस केस में अब क्योंकि दाहिने से काउंटिंग की हो तो 10वां हाउस एकदम पास होगा। नंबर के टर्म में देखेंगे तो दूर लग रहा है, पर वो असल में पास है। गोलाई में ये देखिए ना, क्योंकि ग्रह गोलाई में चलते हैं तो दूर तक देख सकता है। पृथ्वी के बाद मंगल, गुरु और शनि क्रमशः सबसे ज्यादा दूर होने के कारण उन्हें यह स्पेशल पावर प्राप्त है। अन्य ग्रंथों में जो चरण दृष्टि यानी पाद दृष्टि कही हुई है उसको इस ग्रंथ में स्वीकार नहीं किया गया है। अक्सर आपने सुना होगा कि एक पाद दृष्टि जिसे हम चौथाई कहते हैं, 2 पाद दृष्टि, 3 पाद दृष्टि, पाद मतलब चरण, और 100% दृष्टि 4 मतलब 4 पाद दृष्टि मतलब 100% हो गई। तो पराशर जी ने 100% वाली ही मानी है। कुछ ग्रहों की सिर्फ एक दृष्टि होती 7वीं, और मंगल गुरु शनि की 3-3 होती है, पर ये सारी की सारी 100% वाली है, 4 पाद वाली है। पराशर जी ने और 1 पाद, 2 पाद और 3 पाद को नहीं एक्सेप्ट किया है। उनकी नजर में ये दृष्टियां से जो फर्क पड़ता है वो इतना कम होता है कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकते, इसलिए इनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं इस ग्रंथ। अब टिप्पणियों में अगला टिप्पणी करने को आया ऋतुएं। ऋतुएं क्या होती हैं, एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, 12 महीने होते हैं, तो मतलब एक ऋतु 2 महीने चलती है। इनके नाम क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत है। सूर्य के
4.5 नक्षत्रों को भोग लेने पर एक ऋतु पूर्ण। तो ये ऋतु के बारे में है कि वर्ष में 6 ऋतु होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12/6 बराबर 2, अर्थात 2 सौर मास में एक ऋतु पूर्ण। ऋतुओं के नाम भी हमने बता दिए, पर इसको गोले में देखें अगर तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, सूर्य क्रांति वृत्त पे चलता है और सारी ऋतुएं क्रांति वृत्त के कारण ही होती हैं। ठीक है, सूर्य का बदलाव जो होता है, रोशनी कम ज्यादा होती है, उससे ऋतु बदलती है। जब सूर्य स्प्रिंग इक्विनॉक्स अर्थात जो हमारा इक्लिप्टिक है, ये इक्वेटर लाइन को कट करता है, तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, संपात बिंदु। स्प्रिंग अर्थात बसंत संपात, आटम अर्थात आटम इक्विनॉक्स। 2 इक्विनॉक्स, एक पड़ता है मार्च में और एक पड़ता है सितंबर में। ये वही दिन है जब दिन और रात बराबर। तो इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स से शुरुआत अगर करते हैं तो उससे 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक को मिला के हम बसंत लिखते हैं, अर्थात फागुन और चैत्र महीने को मिला के बसंत ऋतु बनती है। इसी तरह से फिर जब सूर्य वृष और मिथुन राशि में भ्रमण करता है तो उस समय वैशाख और ज्येष्ठ को मिला के ग्रीष्म ऋतु बनती है। इसी तरह से आषाढ़ और श्रावण को मिला के वर्षा ऋतु बनती है। फिर भाद्रपद और आश्विन को मिला के शरद ऋतु बनती है। इस समय सूर्य कन्या और तुला में भ्रमण करता है। इसके बाद वो हेमंत अर्थात कार्तिक और मार्गशीर्ष महीनों को मिला के हेमंत ऋतु बनती है। देखिए, महीने अलग होते हैं, ऋतु अलग होती है। इस समय सूर्य हेमंत ऋतु में वृश्चिक और धनु राशि में होता है। इसके बाद सूर्य मकर और कुंभ राशि में भ्रमण करता है जब, तो पौष और माघ महीने होते हैं और उन दोनों को मिलाने से शिशु ऋतु बनती है। अगला टिप्पणी का टॉपिक है भचक्र। भचक्र राशि चक्र, और ये कहां पे होता है? सूर्य जिस इक्लिप्टिक पाथ पे भ्रमण कर रहा है उसी सीध में अनंत आकाश में तारे हैं। तो इक्लिप्टिक से 8 डिग्री या 9 डिग्री आप जितना माने, 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे, 16 डिग्री के पट्टे को भचक्र। यदि हम रवि मार्ग या क्रांति वृत्त के दोनों ओर काल्पनिक रूप से 8-8 अंश का विस्तार करें तो हमें 16 अंश की एक ऐसी काल्पनिक पट्टी प्राप्त होगी जिसके दायरे में सभी ग्रह स्थित हों। इस पट्टी को भचक्र या जूडियक कहते हैं और हिंदू ज्योतिष का मुख्य आधार या कार्य क्षेत्र यही भचक्र है। आकाश में स्थित इस काल्पनिक 16 अंश के चौड़े और 360 डिग्री वाले भचक्र को 30-30 डिग्री के 12 बराबर काल्पनिक भागों में बांटे तो ये 12 भाग ही भचक्र की राशियां हैं। प्रत्येक राशि का नाम उसमें स्थित प्रमुख तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन के नाम पर रखा गया है। भचक्र में 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इसलिए प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र स्थित। रवि मार्ग भचक्र के बीच से गुजरता है। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरी परिक्रमा करती है, इसलिए भचक्र सहित उसमें स्थित राशियां, ग्रह और नक्षत्र भी 24 घंटे में एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं और पूर्णतः 24 घंटे में आप वापस उसी नक्षत्र पे आ जाते हैं, अर्थात सारे नक्षत्रों का भ्रमण आप कर लेते हैं, देख लेते हैं। सभी ग्रह एवं नक्षत्र इस भचक्र में स्थित हैं। सभी ग्रह क्रांतिवृत्त या रवि मार्ग के ऊपर या नीचे भ्रमण करते हैं और अपनी ग्रहीय कक्षाओं के झुकाव के अनुसार ही उत्तरी या दक्षिणी स्तर प्राप्त करते हैं। चूंकि सभी ग्रहों की कक्षाओं का झुकाव पूर्ण रूप से 8 डिग्री के विस्तार की सीमा के अंदर है, अतः भचक्र की चौड़ाई रवि मार्ग से 8 डिग्री उत्तर एवं 8 डिग्री दक्षिण तक है और भचक्र की कुल चौड़ाई 16 डिग्री है। टिप्पणी का चौथा टॉपिक आपका था अयन। तो अयन क्या है ये देख लें। राशि ग्रह इत्यादि 2 रूप से निरूपित होते हैं। हम लोगों का जो पंचांग है उसमें भी सायन निर्यन पद्धति बताई गई है। तो राशि ग्रह इत्यादि 2 प्रकार से निरूपित होते हैं। एक सायन पद्धति अर्थात आयन सहित, आयन अंश सहित, इसको हम इंग्लिश में विथ प्रोसेशन कहते हैं, मूवेबल मान लेके। दूसरा होता है निर्यन अर्थात बिना आयन अंश के, विदाउट प्रोसेशन आर द फिक्स्ड जूड। निर्यन में हम ये मानते ही नहीं है कि पृथ्वी अपने एक्सिस के दोनों तरफ
दोलन करती है, बल्कि उसको हमने फिक्स मान लिया है। जबकि सायन में हम इस समय पृथ्वी अपने एक्सिस से कितने अंश पे झुकी हो उसको निकालते हैं, क्योंकि ये अपने सेंट्रल एक्सिस से 27 डिग्री राइट जाएगी, फिर 27 डिग्री वापस आएगी, फिर बाएं हाथ जाएगी, फिर वापस आएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो अभी हमको ऐसे नजर आ रही है, हम कहते हैं कि एक्सिस, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी हुई है। तो ये झुकी हुई हमेशा फिक्स नहीं है। माना कि हजारों साल लगते हैं, लेकिन इसका झुकाव बदलता रहता है। और ये मैक्सिमम झुकते झुकते 27 डिग्री पे सबसे ज्यादा झुकती है। 27 डिग्री राइट साइड में पोलैरिस तारे के सामने इसका एक्सिस होगा, और फिर वापस आएगी। देखिए एरो से हमने बताया कि पहले 27 डिग्री गई, फिर 27 डिग्री वापस आएगी। जब वापस आएगी तब एक्सिस इसकी एकदम ऊर्ध्वाधर होगी, ऊपर नीचे। फिर 27 डिग्री बाएं हाथ की तरफ जाएगी, और कहां तक जाएगी 27 डिग्री? वेगा के सामने, वेगा स्टार के ठीक सामने। तो ये 27 डिग्री का राइट साइड में जाना, वापस आना, फिर बाएं तरफ जाना, फिर वापस आना, इसी को हम अयनांश कहते हैं। और जब इसको हम आधार लेके चलते हैं, तभी सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे ज्योतिष में। माना कि हमारा पंचांग निर्णय होता है, लेकिन जब हम कुंडली बनाते हैं तो अंतिम पद में वापस उसको सायन लाते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि कैसे हम किसी बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली बनाते समय जो समय निकालते हैं, सारे कैलकुलेशन निर्यन में करते हुए बाद में उसको सायन जरूर बनाते हैं, तभी तो सही प्रिडिक्शन आएगा। तो चलिए अयनांश। अब सायन और निर्यन तो वो शब्द हैं जो ये बताते हैं पृथ्वी के आयन विथ प्रोसेशन, मतलब प्रोसेशन जैसे कहते हैं ना, प्रोसेशन, चाहे चुनाव का प्रोसेशन हो, इलेक्शन में लोग झंडा बैनर लेके निकलते हैं। डेथ प्रोसेशन भी होता है, मृत व्यक्ति की सैया निकलती है। तो एक तरह के मोशन को हम प्रोसेशन कहते हैं। तो पृथ्वी का भी मोशन को प्रोसेशन ही कहा गया है, एक कॉमन वर्ड है ये इंग्लिश का। तो ये सायन और निर्यन हमने बताया। अब अयनांश का मतलब अयन के अंश, अयन के अंश कितने हैं उसी को अयनांश कहते हैं। नाड़ीवृत्त और क्रांतिवृत्त का कटान बिंदु पेंडुलम की भांति दोलन करता है। इसके मध्यम मान 0 से विचलित वर्तमान मान का अंतर अयनांश कहलाता है। वर्तमान में यह लगभग 25 डिग्री है और अधिकतम 27 जा सकता है। तो ठीक है, जब यह ऊर्ध्वाधर होता है तब 0 है, उस समय सच बताएं सायन निर्यन बराबर होता है। जब पृथ्वी 0 पे रही होगी तो ये टेंशन ही नहीं कि हम सायन निकालें या निर्यन, कुंडली हमेशा सही बनेगी। लेकिन ऐसा वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी इस समय 25 डिग्री शिफ्ट हो चुकी है 0 से, ऊर्ध्वाधर से। इस 25 डिग्री को घटाना या जोड़ना जरूरी है, क्योंकि 25 डिग्री एक बहुत बड़ा मान है। एक पूरी की पूरी राशि खत्म हो जाएगी, 30 डिग्री की राशि। अगर आपने ये गलती की तो किसी का वृश्चिक का जन्म है तो वृश्चिक के आगे भी आप कर सकते हैं या पीछे भी कर सकते हैं, तो तुला या धनु में आप चले जाएंगे और सारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो सूर्य सिद्धांत के मत से सृष्टि के आदि में क्रांतिवृत्त और विषुवत वृत्त का संपात 27 डिग्री पूरब चलकर पश्चात अपने पूर्व स्थान में आता हुआ पुनः 27 डिग्री पश्चिम चलते हुए पुनः पूर्व गति से अपने निर्दिष्ट सृष्टि के आदि बिंदु पर पहुंचता है। इस प्रकार 27 27 27 4 बार 108 अंश चलने में अयन बिंदु की एक परिक्रमा या भ्रमण होता है। तो सूर्य सिद्धांत में यह बताया गया है कि शुरुआत जब सूर्य उदित हुआ प्रथम दिन, तो ये अपने संपात बिंदु पर उदित हुआ, और उस समय ये 0 ऊर्ध्वाधर था। ये इसी ऊर्ध्वाधर को, पृथ्वी के दोलन को हमने यहां बताया कैसे। ये एकदम ऊर्ध्वाधर दोलन बीच में था, एक्सिस सीधी थी। जिस दिन पहली बार सूर्य निकला, सृष्टि की शुरुआत हुई, फिर ये दाएं साइड की पृथ्वी मुड़नी शुरू हुई, 27 डिग्री गई अपने अधिकतम मान पे, फिर 27 डिग्री वापस आई उसी जगह मध्यम मान पे जहां 0 हो गया, फिर बाएं हाथ गई 27 अधिकतम मान पे, फिर वापस आई 27, एक दोलन पूर्ण हुआ, फिर से अपने ऊर्ध्वाधर 0 मान पे आ गई। फिर अगला आवृत्ति करेगी,
और इसी तरह से जन्म जन्मांतर से यह आवृत्ति कर रही है। तो ये सायन अर्थात सायन और निरयन क्या होता है उसके बारे में बताया था। अब इसको किसी वर्ष के अयनांश निकालने की सरल रीति क्या है, भाई हमें कैसे पता चले अयनांश? तो इसको साके 444 में रेवती का तारा संपात बिंदु पर था, ऐसा पहले निकाला जा चुका है कि शक जब 444 था तो रेवती का तारा संपात बिंदु पर था। उस समय पर से किसी वर्ष का अयनांश निकालने के लिए ईस्ट शक में से 444 घटाना, इसके घटाने से जो शेष बचे वही अयनांश की कला होती है। अब उसमें 60 का भाग देकर उसके अंश बना लें तो वही अयनांश उस वर्ष का अयनांश होगा, आरंभ का होगा। ठीक है, तो चलिए अयनांश का फार्मूला क्या निकला? शक से आप निकाल सकते हैं, अयनांश निकालना है तो अयनांश बराबर ईस्ट शक, अभी जो शक चल रहा है उसमें से 444 जहां से फार्मूला बना है जब रेवती तारा संपात बिंदु पे था, तो अभी वर्तमान शक में से 444वां शक घटाएं और घटे हुए फल में 60 से भाग दें तो आपको मिलेगा लब्धि, जो मिलेगी लब्धि उसको हम अंशात्मक मान कहते हैं आयन का, वो वर्तमान आयन का मान है। एक उदाहरण लेते हैं, ईस्ट शक पिछले सालों में 1944वां शक चल रहा, तो उसमें अयनांश का मान निकालना है। तो 1944 ये वर्तमान शक है, तो 1944 में से 444 घटाया तो जो घटन फल आया उसमें 60 का भाग दिया, 25 डिग्री आ गया वर्तमान अयनांश है, जो कि इस समय है, वाकई में है। एक दो आगे पीछे, एक दो साल आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न है, त्रिकोणेशों की नित्य शुभता पर प्रकाश डालना है। त्रिकोण की बात कर रहे हैं, त्रिकोणेश अर्थात उनके अधिपति, त्रिकोणों के अधिपति, तो जो राशियां लगी होंगी उनके अधिपति को ही हम त्रिकोणेश कहेंगे। तो पराशर ज्योतिष के अनुसार त्रिकोण अर्थात पहला, पांचवा और नौवां भाव की नित्य शुभता ग्रहों की युति, राशि परिवर्तन और दृष्टि पर निर्भर करती है, जो मिलकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। यह योग जातक को बहुत असाधारण फल और यश और विजय प्रदान करता है। त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र भावों से युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो यह योग बनता है और शुभ फल प्रदान करता है। आप ये कुंडली में देख सकते हैं, 1, 5 और 9 ये मेरे त्रिकोण भाव हैं। एक की खासियत यह है कि ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, दोनों है। और केंद्र भाव आप जानते हैं 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9। तो त्रिकोण भावों की सुविधा के कारण क्या? केंद्र त्रिकोण राज्य, जब त्रिकोण भावों के स्वामी लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, क्योंकि यही त्रिकोण है, तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये जो त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र भावों अर्थात 1, 4, 7, 10 के स्वामियों के साथ युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन करते हैं तो यह शुभ राजयोग बनता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह की राशियां, जो दो राशियां होती हैं, एक त्रिकोण में और एक केंद्र में हो, राजयोग बने, सिर्फ यही नहीं होता है, ये तो है ही है। इसके साथ साथ अगर कोई ग्रह की एक दृष्टि जा रही केंद्र में दूसरी त्रिकोण पे तो भी ये राजयोग बनाता है। माना कि इसका महत्व कम होता है लेकिन बनाता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन स्वामियों के साथ युति हो, दृष्टि हो, राशि परिवर्तन हो तो यह शुभ राजयोग। ठीक, और किन कारणों से शुभता आती है? वो है त्रिकोण के स्वामी। पराशर ज्योतिष के अनुसार त्रिकोण के स्वामी 1, 5, 9 भाव के मालिक शुभ फलदायक। तो त्रिकोण भावों की सुविधा के जो कारण है, पहला हमने बताया कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बने, कोई ना कोई संबंध बने केंद्र त्रिकोण का, तो वो एक राजयोग है। दूसरा बताया त्रिकोण के स्वामी खुद बहुत शुभ फलद होते हैं। तीसरा हम बताने जा रहे हैं कि केंद्र के स्वामी, केंद्र भावों के स्वामी भी शुभ माने जाते हैं जब वे शुभ ग्रहों से युक्त हो। केंद्र भाव के कैसे शुभ माने जाते हैं? भाई केंद्र का तो ये माना जाता है कि केंद्र में शुभ ग्रह अपना शुभ फल नहीं देते हैं और पाप ग्रह पाप फल नहीं देते हैं, तो भाई फिर किस प्रकार का सुख मिलेगा? जब केंद्र के ग्रह अर्थात केंद्र में जो राशियां लगी उनके ग्रह स्वयं अपनी राशि में बैठ जाएं
तो वो शुभ फल देने लगते हैं। जो चौथा तरीका बताया गया उसमें है शुभ ग्रह। शुभ ग्रहों का त्रिकोण या केंद्र में बैठना या उन पर दृष्टि डालना शुभ फल है। अब हम पाप ग्रहों का प्रभाव भी देख लें। जब त्रिकोण के स्वामी पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो और पाप ग्रहों से मध्य में न हो तो वे अधिक शुभ फल देते हैं। तो त्रिकोण भावों की सुविधा, भाई त्रिकोण के ग्रह हैं, या तो त्रिकोण में ही बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, अगर उसमें पाप के ग्रह के साथ बैठे हैं तो शुभता में कमी आ जाएगी, या पाप ग्रह की दृष्टि है तो भी शुभता में कमी आएगी। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो 100% शुभ फल देंगे। फिर ग्रहों की शुभ दृष्टि। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र यदि केंद्रों के स्वामी हों तो वे शुभ फल देते हैं। त्रिकोण की सुविधा पर नकारात्मक प्रभाव। त्रिकोण की सुविधा पर पहले सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अब नकारात्मक प्रभाव। त्रिक भावों से संबंध, अर्थात त्रिकोण के स्वामी त्रिक भाव 3, 6, 11, इसे हम त्रिसदाय कहते हैं। यदि त्रिकोण भावों के स्वामी त्रिक भावों 3, 6, 11 के स्वामी भी हों तो वे अशुभ फल दे सकते हैं। त्रिकोण के भी हैं और त्रिक के भी हैं, तो हो सकता है वो अशुभ फल दें। अब ये डिपेंड करता है वो बैठे कहाँ है। ये शुभ के साथ बैठ गए या शुभ की दृष्टि है तो वो शुभ फल देंगे। पाप ग्रहों की युति। त्रिकोण के स्वामी यदि अन्य पापी या क्रूर ग्रहों के साथ युति में हो तो शुभता कम हो जाती है। पाप मध्यत्व, यदि ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल कम हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पराशर ज्योतिष के अनुसार त्रिकोण भावों की सुविधा तभी होती है जब त्रिकोण के स्वामी केंद्र भावों के स्वामियों के साथ मिलकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत यदि त्रिकोण भावों के स्वामी त्रिक भावों के स्वामी भी हों या वे पाप ग्रहों से युक्त हों तो यह शुभता कम हो जाती है। 5वां क्वेश्चन क्या है इस पेपर का? द्वितीय व द्वादशेश का शुभाशुभत्व विवेचन कीजिए। अर्थात द्वितीय कौन होता है? धनेश जिसे कहते हैं, धन भाव का मालिक। द्वादशेश अर्थात व्यय का मालिक, जिसे हम व्ययेश भी कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा। प्रथम तो लग्न है, लग्न के बगल में द्वितीय भाव है धन भाव, और लग्न से पहले जो भाव है साइक्लिक घूम के वापस आए तो 12वां हाउस ये व्यय हाउस है, अर्थात यहाँ के मालिक को व्ययेश कहते हैं। तो पराशर ज्योतिष के अनुसार द्वितीय अर्थात धन भाव का स्वामी और द्वादशेश अर्थात व्यय भाव का स्वामी दोनों का शुभाशुभत्व जटिल होता है और यह उनकी कुंडली में स्थिति अन्य ग्रहों के साथ युति, दृष्टि और बल पर निर्भर करता है। सबसे पहले द्वितीय पढ़ते हैं। तो द्वितीय अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी का शुभाशुभत्व क्या होता है? द्वितीय भाव धन, संचित संपत्ति, परिवार, वाणी और भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय का शुभाशुभत्व मुख्य रूप से उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो आप देख लें द्वितीय भाव के गुण क्या क्या है? धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जीवा, दाया नेत्र और पड़ोसी भी होता है। यही यहाँ पे बताया गया कि द्वितीय भाव धन, संपत्ति, संचित संपत्ति, परिवार, वाणी और भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। अब द्वितीय के शुभ प्रभाव देख लीजिए। यदि द्वितीय भाव में ही स्थित हो या केंद्र 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 1, 5, 9 भाव में बलवान होकर स्थित हो, अर्थात मित्र भावों में हो, मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो बलवान कहेंगे। तो जातक को प्रचुर धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि होने पर वित्तीय स्थिरता, मधुर वाणी, पारिवारिक सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि द्वितीय लाभ भाव 11वें में हो तो जातक हर प्रकार के धन से युक्त होता है, मेहनती और सम्मानित होता है। अशुभ प्रभाव, यदि द्वितीय त्रिक भाव 6, 8, 12 में स्थित हो तो धन की हानि करता है। पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी धन की हानि, परिवार में कलह, वाणी दोष और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। विशेष रूप से यदि द्वितीय से 12वें भाव में अकेला स्थित हो तो यह धन के संचय में समस्या पैदा करता है और धन का व्यय करा देता है और जातक खर्चीला होता है। हालांकि कुछ विशिष्ट लग्नों जैसे मेष लग्न में शुक्र का 12वें में होना या अपवाद स्वरूप अच्छे परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि 12वीं राशि उसकी उच्च की राशि है। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि द्वितीय भाव अर्थात शुक्र यहाँ पे मेष लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय
धनेश शुक्र है, और शुक्र चला गया 12वें में, अर्थात व्यय का मालिक हो गया व्ययेश, लेकिन वहां पे ये उच्च का हो गया। और जब ग्रह उच्च का हो जाता है तो अपने अच्छे फलों को बहुत बढ़ा देता है, और इसलिए अपवाद है ये कि वो अपने अच्छे परिणाम देगा। द्वादशी, अब हम वर्णन करने जा रहे हैं 12वें भाव के मालिक के बारे में। द्वादशी 12वें भाव के स्वामी का शुभाशुभत्व। द्वादश भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, अस्पताल और कारावास से संबंधित है। यह एक दुह स्थान माना जाता है, तकलीफ वाला स्थान माना जाता है। यहाँ कुंडली में भी सारे भाव, इसके कैरेक्टर लिखे हैं द्वादश भाव के। व्यय, मोक्ष, सैया, सुख, हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बाया नेत्र। अब इसके अशुभ प्रभाव क्या है, पहले देख लेते हैं। सामान्यतः द्वादशेश को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह हानि का भाव है। यदि द्वादशेश अशुभ ग्रहों के साथ हो या उनसे दृष्ट हो तो यह स्वास्थ्य हानि, अनावश्यक व्यय, विदेश में कष्ट या कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है। द्वादशेश का लग्न भाव में होना शारीरिक सुख में कमी और निरर्थक व्यय का कारण बन सकता है। यदि द्वादशेश और द्वितीय एक दूसरे के घरों में हो, अर्थात स्थान परिवर्तन हो, तो यह मिश्रित परिणाम देता है, अर्थात धन का संचय भी होगा और धन का व्यय भी होगा। जिसमें धन आता है लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में होता है क्योंकि उनका आपस में एक्सचेंज होता है। शुभ प्रभाव। द्वादश भाव मोक्ष और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह मीन राशि है। मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु इसका स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मोक्ष क्या है? चीजों से विरक्ति, इसी को हम मोक्ष कहते हैं, इसीलिए तो व्यय भी कहते हैं इसको। तो द्वादश भाव मोक्ष और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। यदि जातक आध्यात्मिक मार्ग अपनाता है तो द्वादशी शुभ परिणाम दे सकता है। तो जिन लोगों की कुंडली में द्वादश भाव में कोई ऐसा ग्रह फंस गया है जिसके कारण उसकी जिंदगी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो भाई अगर आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। ये एक बहुत ही जरूरी उपाय है। शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि से द्वादशी विदेश में बसने या अस्पताल धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से आय के अवसर पैदा कर। तो देखिए द्वादशी क्या करेगा, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, युति है, तो उन्हीं कर्मों को करने से जो द्वादश भाव के हैं आपको शुभ फल मिलेगा। क्या है? विदेश में बसिए। अस्पताल को भी विदेश कहते हैं, जेल को भी कहते हैं। जेल जाना उचित नहीं है, अस्पताल के कार्य कर सकते हैं या जेलर बन सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जेल जाना उचित नहीं है, अस्पताल जाना उचित नहीं, पर वहां के आप एक एम्प्लॉय तो बन सकते हैं, तो वो आपको धन देगा। या धर्मार्थ के कार्य करें, इन कार्यों से आय के अवसर पैदा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट स्थितियों में, जैसे यदि द्वादशी अपनी उच्च राशि में या शुभ भाव में स्थित हो तो यह जातक को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सकता है और विदेश से लाभ दिला सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? संक्षेप में द्वितीय का शुभ स्थानों में होना धन और परिवार के लिए शुभ है, जबकि द्वादशी सामान्यतः अशुभ होता है, लेकिन आध्यात्मिक या विदेशी मामलों में विशेष परिस्थितियों में शुभ फल भी देता है। इस पेपर का 6वां प्रश्न था, मार्केस से आप क्या समझते हैं? इनके नियमों की विस्तृत व्याख्या भी कर रहा है। तो पराशर ज्योतिष में मार्केस, मारक स्थान का स्वामी, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो जीवन की अवधि और मृत्यु के संभावित समय का संकेत देती है। मारक का अर्थ मृत्यु या मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होता है। मार्केस का अर्थ ज्योतिष में प्रत्येक भाव जीवन के किसी न किसी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ भावों को विशेष रूप से जीवन की अवधि समाप्त करने या गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा करने की क्षमता वाला माना जाता है। जिन भावों के स्वामी मृत्यु देने में सक्षम होते हैं उन्हें मार्केस। अब मारक भाव कौन कौन से हैं? पराशर ज्योतिष के अनुसार मुख्य रूप से 2 भावों को मारक स्थान माना गया है। द्वितीय भाव, दूसरा, यह धन, परिवार और जीवन के सहायक संसाधनों का भाव है। सप्तम भाव या 7वां घर, यह जीवन साथी, साझेदारी और जीवन की ऊर्जा का भाव है। इसके बावजूद भी, इतने इंपॉर्टेंट कार्यों के बावजूद भी, ये भाव मारक हैं। इन भावों के स्वामी द्वितीय और सप्तमेश मुख्य मार्केस ग्रह कहे जाते हैं। मार्केस का कार्य, मार्केस का कार्य से पहले ये कुंडली देख लें। कुंडली में भाव 1 से लेकर 12 भाव लिखे हैं। इसमें पहले भाव के बाद जो द्वितीय है ये मारक स्थान है, इसके स्वामी को मार्केस कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे जस्ट अगला तीसरा भाव वो आयु स्थान है।
तीसरा और आठवां दोनों ही आयु स्थान है। तीसरे से भी आयु निकलती है, आठवें से भी आयु निकलती है। तो अगर आयु भाव को हम प्रथम भाव मान लें, इसको प्रथम लग्न में लगा लें, तो अपने आप द्वितीय हाउस 12वां बन जाता है। हर भाव से जस्ट पहले वाला भाव 12वां भाव होता है। जैसे प्रथम भाव से पहले वाला 12वां है, उसी तरह से तृतीय के लिए द्वितीय 12वां है। और 12वां क्या होता है? हमेशा व्यय होता है। अर्थात तृतीय भाव यदि आयु है तो उसका व्यय द्वितीय भाव है। आयु की हानि अर्थात मारक स्थान। उसी तरह से आठवां भी आयु स्थान है, तो आठवें से पहला 7वां उसका 12वां स्थान अर्थात व्यय है। किसका? आयु का। और आयु का व्यय का मतलब क्या है? मृत्यु अर्थात मारक स्थान। इसलिए द्वितीय और सप्तम को मारक स्थान कहते हैं और इनके स्वामी को मार्केस कहते हैं। जैसे मेष लग्न की ये कुंडली है, तो द्वितीय और सप्तम में 2 और 7 रस लगी है और दोनों का स्वामी कौन है? शुक्र। तो यहां शुक्र प्रबल मार्केस है, क्योंकि दोनों हाउस में शुक्र की राशियां है। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र प्रबल मार्केस होता है। और अगर वो शुक्र पर, पहली बात तो वो पीड़ित हो ग्रह, दूसरी बात उस पर कम से कम 2 या 3 ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टियां हो, तो शुक्र की दशा, अंतरदशा में मृत्यु के चांस बनते हैं। तो मार्केस का कार्य अब हम देखते हैं। मृत्यु का कारण, मार्केस ग्रह सीधे मृत्यु नहीं देता, बल्कि वे ऐसे समय और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जब जातक की जीवन ऊर्जा कम हो जाती है। उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान यदि जातक की आयु पूर्ण हो चुकी है तो मृत्यु हो सकती है। मार्केस का दूसरा कार्य क्या है? स्वास्थ्य समस्याएं। यदि आयु शेष है तो मार्केस की दशा में जातक को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं एवं मृत्यु के समान कष्ट, जैसे कि बड़ा आर्थिक नुकसान, कारावास या असाध्य रोग का सामना करना पड़ सकता है। अन्य सहायक मारक ग्रह, इन द्वितीय और सप्तम के स्वामी के अलावा भी कुछ मारक ग्रह होते हैं जो इन मार्केस को की सहायता करते हैं। जैसे अष्टमेश, अष्टम का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का प्राथमिक भाव है। अष्टमेश स्वयं सीधे मृत्यु नहीं देता, बल्कि वह मारक ग्रहों के लिए सहायक का काम करता है। द्वादशी, 12वें भाव का स्वामी, यह भाव हानि और व्यय का है, जो मृत्यु के समय जीवन का अंत या व्यय दर्शाता है। यह भी मार्केस का सहयोगी हो सकता है। फिर शनि ग्रह, शनि ग्रह को आयु कारक, जीवन की अवधि का संकेतक माना जाता है। यदि शनि मारक भावों के स्वामियों के साथ युति करता है या उनसे दृष्टि संबंध बनाता है तो वह सबसे प्रबल मारक ग्रह बन जाता है और मृत्यु देने की क्षमता रखता है। जैसे अभी ये कुंडली में बताया कि शुक्र मार्केस है, अब शनि की उससे युति हो जाए या शनि की उस पर 100% वाली दृष्टि पड़ जाए, 3, 7, 10 वाली, तो वो प्रबल मार्केस बन जाएगा। तो जब शुक्र की महादशा लगेगी और उसके अंदर अंतरदशा शनि की आएगी तो मृत्यु की। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मार्केस का विवेचन बहुत सूक्ष्म होता है। केवल मार्केस की दशा आने से ही मृत्यु नहीं होती। इसके लिए जातक की संपूर्ण आयु की गणना, ग्रहों का बल और गोचर की स्थिति देखना आवश्यक है। मार्केस जीवन में गंभीर चुनौतियों, स्वास्थ्य संकटों या यदि आयु पूरी हो चुकी हो तो मृत्यु का कारण बनता है। अब इस पेपर का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए। क्या है श्लोक? भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेषु न शुभ प्रदा, स एव शुभ संधाता लग्राधीशो पिचे। इसका उत्तर क्या है? अष्टम स्थान भाग्य स्थान का व्यय स्थान है, इसलिए अष्टमेश शुभ फल देने वाला नहीं होता। परंतु वही अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो शुभ फल उत्पन्न करता है। अन्य उदाहरणों से अब स्पष्ट करेंगे इस चीज को। सबसे पहले देख लें, ये कुंडली लगी हुई है अष्टम। देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है और इसमें भाव भी 1, 2, 3, 4, 5 से, क्योंकि यहाँ पे राशि और भाव एक ही नंबर से बताए गए। ये 9वां भाव है और राशि भी 9वीं लगी है। ये आयु स्थान है, क्योंकि ये भाग्य भाव है और उससे, ये भाग्य भाव से जस्ट पहले वाला उसका व्यय स्थान 12वां हाउस माना जाएगा। अर्थात भाग्य का व्यय अष्टम स्थान करता है, भाग्य की हानि अष्टम करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं?
अष्टमेश शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि ये आपके भाग्य को बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए अष्टम को शुभ नहीं माना, क्योंकि यह भाग्य से जस्ट पहले 12वां है, व्यय है भाग्य का। अब इसका उदाहरण से स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं? अष्टम स्थान यदि अष्टम स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान, या अब देखिए, अष्टम स्थान का स्वामी नवम स्थान का स्वामी कैसे बन सकता है? जब दोनों की राशियां एक ही ग्रह की हों, और ये सिर्फ शनि कर सकता है, क्योंकि अगल बगल पड़ोस की दो राशियों का स्वामी शनि ही है, 10वीं 11वीं का। तो जैसे 10वीं राशि लग गई अष्टम भाव में, तो जाहिर सी बात है 11वीं लगेगी 9वें भाव में, और 10 11 दोनों का स्वामी शनि है। तो इसके मतलब अब शनि भाग्य का स्वामी मालिक होते हुए भी अष्टम का भी स्वामी है, और अष्टम उसका व्यय कराएगा। अब देखना यह है कि शनि दोनों का स्वामी होने पर बैठा कहां पे है पूरे कुंडली में। यदि वो पीड़ित है, त्रिशदाय में है, या अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो वाकई में भाग्य को व्यय कर देगा और आयु को कम करेगा। तो अष्टम स्थान भाग्य स्थान का व्यय स्थान, इसलिए अष्टमेश शुभ फल देने वाला नहीं होता, परंतु वही अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो शुभ फल उत्पन्न करता है। ये कैसे होगा? इस मेष लग्न की कुंडली में देखें तो 1 नंबर की राशि प्रथम भाव में लगी है, और 8 नंबर की राशि 8वें भाव में लगी है। 1 8 का मालिक मंगल होता है, अर्थात लग्नेश ही अष्टमेश है। जब लग्नेश ही अष्टमेश होता है तो अष्टम का दोष नहीं लगता, अर्थात ऐसा ग्रह अब उसकी आयु कम नहीं करेगा, बल्कि आयु बढ़ा देगा। इसलिए ये पराशर का सिद्धांत है, यदि लग्नेश ही अष्टमेश है तो आपको शुभ फल देने देगा वो, और अष्टम का दोष नहीं लगेगा। तो पहला उदाहरण क्या है? अष्टम स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान या 12वें स्थान का स्वामी हुए तो शुभ फल देने वाला नहीं होता, परंतु यदि अष्टम स्थान का स्वामी लग्नेश हुए तो शुभ फल देता है। तो अष्टम स्थान का स्वामी शनि का एग्जाम्पल हम दे गए। 12वें स्थान का स्वामी अगले एग्जाम्पल में देंगे कि वो 12वें का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जो हमारे दो राशियों वाले ग्रह हैं, उनकी एक राशि यदि अष्टम में लगी तो किसी भी ग्रह की दूसरी राशि 12वें में नहीं जाएगी। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अष्टम का स्वामी नवम स्थान का स्वामी या 12वें स्थान का स्वामी हुए? तो जब ऐसा संभव ही नहीं है, उसका कारण अलग है, उसमें तीसरे हाउस का रोल है, जिसे हम रंध्रेश कहते हैं। वो अगले पॉइंट में बताएंगे। तो फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि अष्टम यदि लग्नेश है, अष्टमेश ही लग्नेश है, तो शुभ फल मिलेगा। पर अष्टमेश यदि आपका अष्टम स्थान का स्वामी यदि लग्नेश हुए, अष्टम स्थान का स्वामी नवम या 12वें स्थान का स्वामी हो, तो शुभ फल नहीं देता। तो अष्टम स्थान का स्वामी नवमेश बन सकता है शनि के केस में। अब द्वादशेश कैसे बनेगा वो हम बताते हैं दूसरे एग्जाम्पल। अष्टम स्थान से जो अष्टम स्थान होता है उसका स्वामी रंध्रेश अर्थात अष्टमेश होता है। इस भांति तृतीयेश भी रंध्रेश होकर 12वें भाव का स्वामी हो गए बता। बुध और गुरु क्रमशः कर्क और मकर लग्न में, और तब वह भी अशुभ फल कारक होगा। और जैसे अष्टमेश व द्वादशेश अशुभ फल देते हैं, वैसे ही तृतीय। तो ये आप समझें कि अष्टम का स्वामी अष्टम भाव ये है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होता है। तो ये कहा जाता है कि अष्टम से जो अष्टम होता है, अर्थात तृतीय भाव भी वही फल देगा जो अष्टम भाव देता है। अर्थात कुंडली में दो अष्टमेश तब नजर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में समझाने की कोशिश की गई कि कर्क लग्न अर्थात चौथी राशि प्रथम भाव में लगी है, तो 8वें भाव में 11वीं राशि लगेगी, जिसका मालिक कौन है? शनि। तो शनि यहाँ पे अष्टमेश हो गए, तो वो शुभ फल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और अष्टमेश है। अब अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव में छठी राशि लगी है, कन्या। अब ये अष्टमेश के जैसे ही अशुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक राशि कन्या है ना, तो इसका स्वामी बुध हुआ। बुध की दूसरी राशि लगी है 12वें, द्वादशीस। इसीलिए कहा जाता है
जब ऐसी स्थिति बने कि अष्टम से अष्टम में जो राशि है उसकी एक दूसरी राशि 12वें में आ जाए, तो तीसरा और 12वां भाव का स्वामी भी अष्टमेश की तरह पाप फलद हो जाता है, अशुभ फल देने लगता है। तो चौथे अर्थात कर्क लग्न की कुंडली में यह नजर आता है कि यहाँ पे अष्टमेश शनि है, और अष्टमेश के ही बराबर फल कौन देगा? तृतीय का स्वामी अर्थात बुध, क्योंकि यहाँ कन्या राशि लगी है। और ऐसा इसलिए है, बाकी के ग्रहों में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी दूसरी राशि 12वें चली गई है, इसलिए तृतीय और 12वें का इसको दोष लग गया और ये अष्टम की तरफ देगा। ऐसा एक और केस में होगा जहां पे बृहस्पति ऐसा फल देगा, क्योंकि बृहस्पति की भी दो राशियां होती हैं, 9 और 12। तो उसकी जब एक राशि यहाँ लगेगी तो वहां पे उसकी नौवीं राशि, जब 9 यहाँ पे, जैसे 12 के बाद 1 2 3, अगर नौवीं राशि यहाँ पे है 12वें में, तो 9 10 11 12, देखिए आ गया ना 12वां। 9 10 अर्थात मकर लग्न की कुंडली में भी ऐसा ही बनेगा। जब मकर लग्न की कुंडली होगी तो मकर लग्न का मतलब हुआ 10 नंबर की राशि यहाँ पे है, तो 1 4 7 10 अर्थात पांचवी पंचम, मतलब सूर्य अष्टम भाव में होगा। लेकिन सूर्य को अष्टम का दोष लगता नहीं, क्योंकि वो जन्म देने वाला है, जन्म मारक नहीं है वो। तो फिर यहाँ अष्टम से अष्टम का दोष किसको लगेगा? क्या कुंडली में कोई भी अष्टमेश नहीं होगा? हाँ, तब बृहस्पति होगा, क्योंकि तब उसकी मकर लग्न की कुंडली में गुरु की दो राशियां नवीं लगती है 12वें हाउस में, और 12वीं लगती तृतीय हाउस में। अब ये अष्टम बन जाए, अष्टमेश की तरह बिहेव करे। तो अष्टम स्थान से जो अष्टम, उसका स्वामी रंध्रेश कहलाता है, अष्टमेश कहलाता है, अष्टमेश के जैसा ही बन जाता है। इस भांति तृतीयेश भी रंध्रेश होकर 12वें स्थान का स्वामी होगा। बुध और गुरु क्रमशः क्रम मकर का और मकर लग्न में ऐसा बिहेव करते हैं, और तब वह भी अशुभ फल कारक होंगे। जैसे अष्टमेश व द्वादशेश अशुभ फल देते हैं, वैसे ही तृतीयेश भी दे देगा। इसका उदाहरण भी यही है, जैसे कर्क लग्न होवे तो बुध रंध्रेश होता है और मकर लग्न में बृहस्पति होता है। यदि तृतीयेश रंध्रेश नहीं होता है तो द्वादशेश भी नहीं होता है। जो अंतिम लाइन है वो उन ग्रहों के लिए बताई गई है जिनकी यदि दूसरी राशि 12वें में नहीं लग रही है, उनकी एक राशि तृतीय में है पर दूसरी राशि 12वें में नहीं जा रही है, तो वो अष्टमेश नहीं बन सकते। तो यही यहाँ लिखा है कि तृतीयेश यदि रंध्रेश नहीं है तो इसका मतलब है कि वो द्वादशेश नहीं है, तभी तो वो रंध्रेश या अष्टमेश नहीं बना। इस पे हमने एक नोट यहाँ पे दिया है। नोट क्या है? पराशर ज्योतिष में रंध्र 8वें भाव को संदर्भित करता है, जो जीवन में अचानक परिवर्तन, नुकसान, मृत्यु और दूसरों के धन जैसी गहन घटनाओं को दर्शाता है। यह एक ऐसा भाव है जो जीवन के उन पहलुओं से संबंधित है जो अप्रत्याशित या नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं या हो सकती हैं। रंध्र छेद या दरार, रंध्र का मतलब होता है छेद या दरार। अष्टम भाव वृश्चिक राशि, देखिए प्राकृतिक रूप से पहले भाव में पहली राशि लगती है, तो 8वीं या वृश्चिक जाएगी 8वें हाउस में, इसीलिए 8वें भाव का दूसरा नाम रंध्र भी है, छेद भी है, दरार भी है, और वहां पे वृश्चिक राशि मानी गई है प्राकृतिक रूप से। इसलिए अष्टम भाव का नाम रंध्र भाव भी रखा गया है और उसके स्वामी को रंध्रेश कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया कि जो इसे एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित करता है जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये छेद है और किसी भी क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। एक इंसान के केस में सूर्य का प्रकाश की बात करें तो वो ज्ञान से स्पष्ट होता है कि ज्ञान या स्पष्टता नहीं मिलती वहां पे, इसीलिए इसे अंधकार भाव भी कहते हैं। छेद के अंदर अंदर अंधेरा होता है, और इसीलिए इसे गहराई का भाव भी कहते हैं, क्योंकि छेद की कितनी गहराई है ये किसी को पता नहीं। इसलिए वो सारे कार्य जिसमें ये नहीं पता चलता है कि कितना करना पड़ेगा, जैसे रिसर्च, अब रिसर्च एक गहराई है, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए रिसर्च, जिन लोगों का 8वां भाव अच्छा होता है वो रिसर्च जैसी फील्ड में जाते हैं, क्योंकि यह अंधकार भाव है, इसमें पता नहीं कि कितना गहराई में उतरना पड़ेगा। तो संकेत क्या मिलता है? यह भाव मृत्यु, उन लोगों की संपत्ति, विवाह के दौरान समस्याएं,
दुष्ट पत्नी और छिपी हुई चीजें से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव विवाह अर्थात ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है, और अगर यह पीड़ित है तो विवाह के दौरान समस्याएं इत्यादि, क्योंकि यह मृत्यु भाव है तो मृत्यु से भी संबंधित है। इस तरह की चीजें पता चलती हैं। अब हम लोग 8वें प्रश्न पे आते हैं इस पेपर के। केंद्राधिपत्य दोष किन ग्रहों को लगता है, इसको भी उदाहरण से बताना है। तो पराशर ज्योतिष के अनुसार जब कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा किसी कुंडली में केंद्र और मारक भाव के स्वामी होते हैं तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। इस दोष के कारण ऐसे ग्रह शुभ फल देने में कमजोर हो जाते हैं और अपनी दशा महादशा में तटस्थ या मिश्रित फल देते हैं। हालांकि यह दोष सूर्य और शनि जैसे ग्रहों को नहीं लगता है। सबसे अधिक दोष गुरु को, उसके बाद शुक्र को, फिर बुध को और सबसे कम चंद्रमा को लगता है, क्योंकि ये केंद्राधिपत्य दोष जो लगता है वो शुभ ग्रहों के लिए है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्र में पराशर का जो पहला सिद्धांत है केंद्र के बारे में कि शुभ ग्रह केंद्र में यदि हो, शुभ ग्रह केंद्र के अधिपति हो तो वो शुभ फल देना बंद कर देते हैं। पाप ग्रह केंद्र के अधिपति हो तो वो पाप फल देना बंद कर देते हैं। तो शुभ के केस में तो नुकसान है, भाई शुभ फल नहीं मिल रहा, पर पाप के केस में फायदा है क्योंकि वो उन्होंने पाप फल देना बंद कर दिया। मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं वो नेचर वो काम करना बंद कर देंगे, वो तटस्थ हो जाते हैं केंद्र में। तो पाप में हमें फायदा मिल रहा है इसलिए हम उस केंद्र पे उसको दोष बोलते ही नहीं है। काम तो वो भी वही कर रहे हैं, लेकिन इंसान को जहां फायदा मिलता है उसको वो दोष नहीं कहते हैं, उसको फायदा कहते हैं। और शुक्र ये जो शुभ ग्रह हैं, क्योंकि वो शुभ फल देना बंद कर देते हैं इसलिए हमें तकलीफ होती है, इंसान को तकलीफ होती है, इसलिए कहता है कि वो केंद्राधिपत्य दोष लग गया। जबकि रूल तो एक ही लग रहा है कि जो ग्रह यहां बैठेगा वो अपना प्रकृति के अनुसार फल देना बंद कर देगा। सारे ग्रहों के लिए एक ही नियम है, शुभ शुभ नहीं देगा, पाप पाप नहीं देगा। शुभ वाले में हमें नुकसान है, पाप वाले में फायदा है, इसलिए हम शुभ को पढ़ते हैं, पाप वाले को नहीं पढ़ते। तो केंद्राधिपत्य दोष इसीलिए हम कहते हैं गुरु के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शुभ फल देता है, और उसने सारे अपने शुभ फल देने बंद कर दिए, तो इसलिए कहते हैं भाई ये तो बहुत तकलीफ का कारण है। उसके बाद शुक्र पावरफुल है, वो अपने शुभ नहीं दे रहा, फिर बुध, और सबसे कम चंद्रमा को लगता है, सबसे छोटा ग्रह है। तो केंद्राधिपत्य दोष का ये कारण। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। मिथुन लग्न, ये एक कुंडली यहां पे लगी हुई है कन्या लग्न की। अब आप ये समझ लीजिए कि दो ग्रह ऐसे हैं, बृहस्पति और बुध। इन ग्रहों की अगर एक राशि केंद्र में आएगी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। और सच बताएं तो बुध और बृहस्पति की कोई भी राशि, बुध की अगर एक आएगी तो इनके चारों यहां नजर आएंगे। मतलब 3 लगेगी तो 3 6 9 12 की एक कॉम्बिनेशन है कि 3 यहां लगेगी तो 6 9 12 यहां आ जाएंगी, 6 लगेगी तो 6 9 12 3 ऐसे लग जाएंगी, 9 लगेगी तो 9। मतलब 3 6 9 12 में से कोई भी राशि अगर केंद्र में आएगी तो ये चारों एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि इसमें से 2 2 का ग्रुप है। 3 6 का मालिक बुध है, 9 12 का बृहस्पति है, और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों केंद्र में लग गए हैं, इसलिए दोनों का केंद्राधिपत्य दोष लग गया। इसमें अगर कन्या लग्न की बात करें तो बृहस्पति मार्केश भी है और केंद्राधिपत्य भी है, इसलिए वो ज्यादा अशुभ फल देगा। कन्या लग्न के अलावा 3 नंबर अर्थात मिथुन लग्न की बात करें तो 3 6 9, तब भी बृहस्पति यहाँ पे मार्केश भी है और केंद्राधिपत्य भी है, इसलिए प्रबल मार्केश का काम करेगा या अशुभ फल देगा। 9 लगने पे 9 12 और 12 के बाद 3, तो 3 नंबर लग जाएगा, तब बुध मार्केश होगा, तब बुध अपना केंद्राधिपत्य दोष शो करेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं उदाहरण कि मिथुन लग्न, इस लग्न में गुरु सप्तम और दशम दोनों केंद्र भावों का स्वामी होता है, इसलिए गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है। मैं इस लग्न में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित होता है।
कन्या लग्न, यहाँ पे गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण इस दोष से प्रभावित होता है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न में शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित होता है। मकर लग्न, इस लग्न में चंद्रमा को सप्तमेश और केंद्रेश होने के कारण यह दोष लग सकता है, बशर्ते वह पक्ष वाली होने पर भी अशुभ हो। मकर लग्न। धनु लग्न, इस लग्न में बुध को सप्तम और दसम दोनों केंद्र भावों का स्वामी होने के कारण दोष लगता है, बशर्ते वह पापी ना हो। कुंभ लग्न, यहाँ शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव का भी स्वामी होता है कुंभ लग्न में, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित होता है। दोष का प्रभाव क्या होता है? यह दोष व्यक्ति को संबंधित केंद्र और मार्ग भावों के प्रति उदासीन बना देता है, जिससे जीवन में संघर्ष और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। भाई, शुभ ग्रह अपना फल अगर कम कर देंगे, आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है अशुभ फल अपने आप बढ़ जाएंगे और संघर्ष बढ़ जाएगा जिंदगी में। तो केंद्राधिपत्य दोष का मतलब होता है संघर्ष बढ़ जाना। नवा प्रश्न है, ग्रहों के चतुर्विध संबंध क्या होते हैं? सो उदाहरण विवेचना कीजिए। तो पराशर ज्योतिष में ग्रहों के चतुर्विध अर्थात 4 प्रकार के संबंध कौन कौन से होते हैं? पहला, राशि संबंध, जब ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं। अब वो राशि शत्रु राशि में बैठ सकते हैं, मित्र राशि में या सम राशि में बैठ सकते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि एक ग्रह किसी अन्य राशि की ग्रह में बैठा है तो वो कैसा फल देगा। शत्रु में बैठा है तो अपने शुभ फलों में कमी कर देगा, मित्र में बैठा है तो शुभ फल बढ़ा देगा, असम में बैठा है तो ना शुभ अशुभ वो अन्य ग्रहों के अनुसार फल देगा। दृष्टि संबंध, जब एक ग्रह दूसरे को देखता है, इसमें ग्रह अपनी स्थिति से किस किस भाव को देख रहा है। प्रत्येक ग्रह अपनी स्थिति से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टि होती है, मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं, मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं और शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टियां होती हैं। अर्थात दृष्टि के कारण ये आप मान सकते हैं कि 100% दृष्टि के कारण वो ग्रह वहां पे बैठा है ऐसा प्रतीत होगा और वो अपने फल पूरे देगा। युति संबंध, जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही भाव में एक साथ होते हैं, युति का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह एक साथ हैं और कौन उनकी स्थिति क्या है। अगर 2 ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं तो अशुभ फल देंगे, मित्र हैं तो शुभ फल देंगे। जैसे यहाँ पे इस कुंडली में देखें तो शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं। अब जब एक साथ बैठे हैं, क्योंकि दोनों मित्र हैं और अपनी ही मित्र राशि में बैठे हैं, एक तो स्वराशिस्थ है, तो ये दोनों शुभ फल देंगे। तो ये युति शुभ है शुक्र शनि की। पर यहाँ पे मंगल राहु है, मंगल यहाँ उच्च का है और मंगल देवताओं का सेनापति है और राहु राक्षसों का सेनापति है, अर्थात दोनों दुश्मन हैं। इसलिए अंगारक योग बना रहे हैं और ये काफी तरह की समस्याएं देंगे। किस तरह की देंगे? ये भाव है शिक्षा का तो शिक्षा में देंगे, ये भाव है संतान का तो संतान में देंगे, ये भाव है रोमांस का तो रोमांस प्यार में देंगे। तो कुल मिला के ये आप कुंडली से डिसाइड कर सकते हैं। कारक संबंध, जब एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह को संदर्भित करता है, जैसे कि एक कारक, इसमें एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के कारक या उसका प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए किसी भाव का स्वामी ग्रह और उस भाव का कारक ग्रह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इस प्रश्न पत्र का 10वां प्रश्न क्या है? यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ग्रह हो तो वह क्या योग कारक होगा? सो उदाहरण विवेचना करनी है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बताने जा रहे हैं और इसमें यदि केंद्र और त्रिकोण का एक स्वामी है तो बहुत ही अच्छा फल देगा, ऐसा बताने की बात की गई है। उत्तर, यदि कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी हो तो वह ग्रह योग कारक कहलाता है और बहुत शुभ फल देता है। ऐसा ग्रह धन, समृद्धि, सम्मान, प्रसिद्धि जैसे शुभ फल प्रदान करता है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं, खासकर जब यह योग अपनी महादशा में सबसे अधिक प्रबल होता है। अब 100 उदाहरण विवेचना हम करने जा रहे हैं। पहला उदाहरण, कर्क लग्न का मंगल केंद्रेश, दशमेश तथा त्रिकोणेश, पंचमेश होता है। देखिए कर्क लग्न की लगी कुंडली, तो यहाँ पे मंगल की राशियां, वृश्चिक राशि लगी है पंचम जो कि त्रिकोण है और मेष राशि लगी है दशम स्थान जो कि केंद्र है, अर्थात त्रिकोण केंद्र का एक राजयोग बन रहा है। अब अगर मंगल केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है और वो इन्हीं में से कहीं बैठ जाए या उच्च का होकर बैठ जाए तो ये प्रबल राजयोग बनेगा और मंगल अपने दशावर्ष में बहुत ही शुभ फल देगा। हालांकि वो पूरी जिंदगी देगा शुभ फल, लेकिन अपने दशावर्ष में उस इंसान को सबसे ज्यादा शुभ फल देगा।
तो ये उदाहरण नंबर 1 था कि कर्क लग्न की कुंडली में मंगल केंद्रेश अर्थात दसम भाव में उसकी मेष राशि लगी है तथा त्रिकोणेश है, अर्थात त्रिकोणेश कैसे, क्योंकि वो पंचम का भी स्वामी है, वहां पे वृश्चिक की राशि लगी है। यह एक क्रूर ग्रह है, अतः इसका फल भी क्रूर होना चाहिए, परंतु यह त्रिकोणेश होने के कारण शुभ होगा। इसका यह प्रभुत्व केंद्रेश व त्रिकोणेश होने के कारण है। इससे अलक्षित होता है कि केंद्र का खुद का अपना कोई भी गुण दोष नहीं होता है, वह स्वच्छ जल की भांति होता है। पर गंगा जल, यहाँ पे त्रिकोण का भाव गंगा जल की तरह काम करता है, जिसको स्वच्छ जल में डाल दिया जाए तो वो गंगा जल बन जाएगा। तो यहाँ पे त्रिकोण अर्थात गंगा जल मिल जाए, मिला दिया जाए, तो पूरा केंद्र त्रिकोण का संबंध बहुत ही शुभ गंगा जल की जैसा बन जाएगा। एक कंपैरिजन किया, रियलिटी में वो त्रिकोण कोई गंगा जल नहीं है। इसी तरह से यदि केंद्र का त्रिशिदाय संबंध बन जाए तो भाई केंद्र तो एक स्वच्छ जल है, त्रिशिदाय विष है, तो जैसे ही त्रिशिदाय अर्थात 3, 6, 11 या अष्टम और द्वादश भी यही कार्य करते हैं, इनको मिला दिया जाए तो फिर अशुभ फल देगा। पर प्रश्न पत्र में सिर्फ केंद्र त्रिकोण का बताना है, इसलिए मंगल का कर्क लग्न में उदाहरण उचित है। दूसरा उदाहरण है, केंद्र में सबसे बली स्थान दसम स्थान है और त्रिकोण में नवम स्थान है। हम सभी को यह पता है कि जो भाव होते हैं वो उत्तरोत्तर बली होते हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10 में 10वां नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बली है, तो केंद्र में सबसे बड़ा बली 10वां भाव। इसी तरह त्रिकोण में 1, 5, 9 9वां नंबर सबसे बड़ा है, इसलिए नवम भाव त्रिकोण में सबसे ज्यादा बली है, अर्थात नवम और दसम भाव सबसे ज्यादा बली हैं। एक त्रिकोण है और एक केंद्र। यही यहां दिया है कि केंद्र में सबसे बली स्थान दसम स्थान है और त्रिकोण में नवम स्थान है। वृषभ लग्न की कुंडली में दसमेश नवमेश शनि होता है। यह वृषभ लग्न की कुंडली लगी है और वृषभ लग्न की कुंडली में देखिए 10वीं राशि मकर 9वें भाव में है, 11वीं राशि 10वें भाव है, अर्थात जो सबसे बली भाव है नवम और दसम, उनका स्वामी एक ही है, वो है शनि। यहाँ दसमेश प्रथम केंद्रेश तथा प्रबल त्रिगुणेश होने के कारण से शनि को प्रबल प्रभुत्व प्राप्त हुआ है। इस कारण वह अकेला ही सर्वोत्कृष्ट शुभ ग्रह हुआ। अब यदि यह शनि 9वें भाव मकर राशि स्वराशि में बैठ जाए तो यह सभी कुंडलियों में सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा। सभी कुंडलियों की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ा राजयोग है। सारे 12 राशियों की हम बात कर रहे हैं, उन सब में सबसे ऊंचा बड़ा सबसे बड़ा राजयोग बन जाएगा अगर वो बैठ जाए 10वीं या 11वीं राशि में। पर अगर वो उच्च होकर बैठ जाए, मतलब शनि कहां चला जाए, 7वें में, क्योंकि 7वीं राशि तुला में शनि उच्च का हो जाता है। पर यहां पे वो त्रिशिदाय भी है, इसलिए अब वो अच्छे फल नहीं देगा। ध्यान रखिए, त्रिशिदाय को विष माना गया है, तो इतना बड़ा राजयोग बनने के बावजूद भी उसमें विषता आ गई है। शनि तो उच्च का है, लेकिन वो आपको पाप फलित हो गया। तो मित्रों, सार ये 2024 पराशर के सारे 10 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।